हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया था डाइजेशन ऑफ फैट के बारे में, हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, देखते हैं कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हेडिंग डालिएगा बच्चों आप लोग, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखो बच्चों, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। ये एज यूजुअल एज अ पॉलीसेकेराइड दे कैन नॉट एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी जो है प्रोटीन को प्रोटीन की शक्ल में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्ट करना पड़ेगा इन द प्रेजेंट ऑफ एंजाइम सिंपलेस्ट फॉर्म में। डाइजेशन का यही डिफिनेशन भी था कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलेस्ट फूड कंपोनेंट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, पॉलीसेकेराइड है। हमारी बॉडी इसको पॉलीसेकेराइड एज अ प्रोटीन की शक्ल में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्ट करना पड़ेगा इन द प्रेजेंट ऑफ एंजाइम। जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा तो हमारी बॉडी इसको क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले फूड हमने कहां इंगल्फ किया बच्चों? फूड को हमने इंगल्फ किया है माउथ में। माउथ से इंटेक किया, तो क्या बच्चों माउथ के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होगा? योर आंसर इज नो। देखो बच्चों, एक सवाल यहां पर पूछा जाता है बोर्ड में भी, एंट्रेंस में भी, क्या डाइजेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम? अगर सिर्फ पूछ रहा है वहां पर डाइजेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम, तो योर आंसर इज माउथ। चूंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही इन विद द हेल्प ऑफ सिलेवरी अमाइलेज। लेकिन अगर स्पेसिफाई करके पूछ रहा है कि फैट का, जैसे हमने देखा था कि फैट डाइजेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी तरीके से प्रोटीन का भी जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो अलग तरीके से होगा, माउथ में नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यहां पे याद रखिएगा कि सिंपलेस्ट अगर पूछा जाए कि डाइजेशन ऑफ क्या कहते हैं कि डाइजेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम, तो योर आंसर इज माउथ। बट अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज स्टार्टिंग फ्रॉम, क्या माउथ होगा? नहीं होगा। माउथ के बाद बच्चों फूड पहुंचता है हमारा ईसोफेगस में। कहां पहुंचता है बच्चों? ईसोफेगस में। तो क्या ईसोफेगस में डाइजेशन स्टार्ट होगा प्रोटीन का? नो, क्योंकि ईसोफेगस में ना ही कोई डाइजेस्टिव एंजाइम आ रहा है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, और ना ही यहां पर कोई ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट करे विच हेल्प इन द डाइजेशन, तो यहां पर भी नहीं होगा। अब ईसोफेगस के बाद फूड कहां पहुंचा बच्चों? स्टमक में पहुंचा। तो क्या यहां पर होगा? यस। आपका एक सवाल यहां से क्लियर हो जाना चाहिए, क्या नोट करके आप यहां पे लिख सकते हैं प्रोटीन डाइजेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टमक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिंपल डाइजेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम, योर आंसर इज माउथ, चूंकि कार्बोहाइड्रेट का शुरू हो जाता है। बट अगर स्पेसिफाई करके ये पूछ रहा है कि प्रोटीन डाइजेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम, तो प्रोटीन डाइजेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से हो जाएगा बच्चों? क्या होगा आंसर आपका? माउथ, सॉरी स्टमक। स्टमक से क्या होगा? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होगा। अब सवाल उठता है कि ऐसा स्टमक में क्या है भाई जो यह प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है? तो देखो बच्चों, हमने आपको पढ़ाया था, जब स्टमक हम लोग पढ़ रहे थे तो स्टमक में हमने देखा था कि एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। वॉल ऑफ स्टमक कंटेन अ ग्लैंड एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते थे बच्चों इसको हम लोग? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते थे, जिससे सेक्रेट होता था बच्चों क्या? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, और इस गैस्ट्रिक जूस में कुछ एंजाइम हुआ करते थे, और वो एंजाइम क्या है बेटा? जैसे पेप्सिनोजेन है। यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर एंजाइम पेप्सिनोजेन है। फिर आपके पास क्या है? प्रोरेनिन है। फिर आपके पास क्या है बच्चों? म्यूकस है। और आपके पास क्या है? HCl भी है।
तो हमने इस पे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि HCl का फंक्शन क्या होता है, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इसका pH वैल्यू भी याद रखिएगा आप लोग, वंस अगेन आई टोल्ड यू pH इज 1.8। pH कितना होता है इसका, 1.8 होता है। एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम होने की वजह से जो फूड हम कह सकते हैं कि हमारा माउथ में जो बैक्टीरिया नहीं किल हो पाया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं किल हो पाए थे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसके एंजाइम की वजह से, लाइसोजाइम, तो वो बचे हुए बैक्टीरिया कहां किल होंगे, यहां स्टमक में HCl की मदद से होंगे। साथ ही साथ HCl का दूसरा काम था एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या है काम, HCl का एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। मैंने आपको बताया था कि जिस भी एंजाइम के लास्ट में OGN लगा हो या स्टार्टिंग में अगर प्रो लगा हुआ हो तो दैट मीन वो इनएक्टिव प्रिकर्सर्स के फॉर्म में है और उसका कोई यूटिलाइज नहीं है। आई बात समझ में? तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। चलिए भैया, पेप्सिनोजेन के ऊपर कौन काम कर रहा है, HCl काम कर रहा है और इसे बदल दे रहा है बच्चों पेप्सिन में। किस में बदल दे रहा है, पेप्सिन में। प्रोरेनिन के ऊपर भी HCl काम कर रहा है और इसे बदल दे रहा है बच्चों किसमें, रेनिन में। वंस अगेन रेनिन, RENNIN वाला जो रेनिन होगा वो क्या होगा, एंजाइम होगा। एक सिंगल एनआईएन वाला भी होता है जिसे हार्मोन कहते हैं। किडनी जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम उस रेनिन के बारे में पढ़ेंगे। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बात याद रखिएगा। अच्छा, यहां से एक बात और क्लियर कर लीजिए कि ये जो रेनिन है, ये रेनिन क्या करता है बेटा, नोट करके लिख लीजिए इस बात को। रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है बच्चों, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। याद रहेगा ये बात, क्या है, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है, आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इज कॉल्ड एज, आप क्या जवाब दीजिएगा, रेनिन। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के ऊपर यानी मिल्क प्रोटीन के ऊपर, किसके ऊपर, सबसे पहले हम शुरुआत से बात करते हैं। देखो बच्चों के अंदर ना जो मदर मिल्क पे या मिल्क पे सस्टेन होते हैं छोटे बच्चे स्पेशली, उनके अंदर रेनिन का सेक्रेशन एज कंपेयर टू अडल्ट हमारे और आपके क्या होगा, ज्यादा होगा। व्हाई, बिकॉज दे आर ओनली सस्टेन ऑन द मदर मिल्क, और उनके अंदर पैनक्रियाज भी फुल्ली डेवलप नहीं होता है, तो इसलिए उनके अंदर जो है रेनिन का सेक्रेशन ज्यादा होता है। हाँ, जो लोग अभी भी होता है, किसी लोगों का हैबिट होता है रोजाना दूध पीने का आदत है, तो उनके अंदर रेनिन का सेक्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो लोग दूध नहीं पीते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को हम लोग एक नाम से जानते हैं, कहेंगे उसे कैसीन। इस कैसीन के ऊपर सब स्टेप बाय हम देख रहे हैं बच्चों, हर एक चीजों को हम स्टेप वाइज देखेंगे। इसके ऊपर एक्ट करेगा रेनिन। इसके ऊपर कौन एक्ट करेगा बच्चों, रेनिन एक्ट करेगा और इसे बदल देगा किसके रूप में, रेनिन जब इसके ऊपर एक्ट करेगा कैसिन के ऊपर तो इसे बदल देगा पैरा कैसिन में। याद रहेगा, हमने सबसे पहले पैदा हुए, मां का दूध पिया हमने, तो जो हम दूध पिए या ऐसे भी नॉर्मली हम दूध पी रहे हैं तो उसके ऊपर कैसीन के ऊपर रेनिन काम करेगा और उसे बदल देगा किसके अंदर, पैरा कैसिन में। अब जो पैरा कैसिन है बच्चों, उस पैरा कैसिन के साथ बॉडी का कैल्शियम आयन रिएक्ट करेगा, जुड़ेगा और उसे बदल देगा किसके रूप में, किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, सोडियम पैराकैसिनेट के फॉर्म में। याद रखिएगा, क्या रखिएगा, पैराकैसिनेट के फॉर्म में चेंज कर देगा। आप इतना याद रखिए बस, सिंपल पैराकैसिनेट के फॉर्म में, या सोडियम पैरा कैसीनेट के फॉर्म में बदल दिया।
अच्छा, सोडियम पैराकैसिनेट जो होता है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी कहते हैं। अक्सर देखा होगा आपने, छोटा बच्चा जब दूध पी करके फौरन उसको अगर ज्यादा हिला दिया जाए, ज्यादा उसको गोद में उछाल दिया जाए, तो अक्सर वो दूध को वोमिट कर देता है और वो दूध अनडाइजेस्टेड होता है, स्टमक से ही बाहर आता है, तो वो थोड़ा सा दही के फॉर्म में होता है, देखा होगा कर्ड के टाइप पे होता है। तो सोडियम पैराकैसिनेट क्या एक्चुअली में, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी। क्या कहते हैं बच्चे इसको? कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा भैया, सोडियम पैराकैसिनेट पे, इस सोडियम पैराकैसिनेट पे जो आपके स्टमक में पेप्सिन है, जो दूसरा एंजाइम था पेप्सिन, ये एक्ट करेगा और इसे बदल देगा बेटा किसके फॉर्म में? पेप्टाइडेज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बदल देगा? पेप्टाइडेज के फॉर्म में। क्लियर? ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गई बातें। अब होगा क्या, जो आपने नॉर्मल प्रोटीन लिया, ये तो मिल्क प्रोटीन की बात हो गई, नॉर्मल प्रोटीन जैसे आपने पल्सेस से लिया, चिकन से लिया, अंडे से लिया, इन सब प्रोटीन के ऊपर भी कौन एक्ट करेगा? यानी नॉर्मल प्रोटीन, मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल प्रोटीन की बात कर रहा हूं। नॉर्मल प्रोटीन किससे मिल सकता है आपको? अंडे से, दूध से, चिकन से। इन सब के ऊपर स्टमक में जो प्रेजेंट है पेप्सिन, वो पेप्सिन भी एक्ट करेगा यहां पर और इसे बदल देगा किसमें बेटा? किसमें बदल देगा इसे? पेप्टाइडेज के शकल में। याद रहेगा ये चीज। अब फूड स्टमक में दोनों प्रोटीन, मिल्क वाले प्रोटीन भी और नॉर्मल प्रोटीन भी किसकी शक्ल में आ गए हैं? पेप्टाइडेज की शक्ल में आ चुके हैं। अब फूड यानी गैस्ट्रिक जूस के साथ जब मिलता है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस जब आपस में मिल जाते हैं तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू सेमी पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर and that is called as chyme, CHYME। याद रखिएगा, बड़ा प्यारा सवाल है ये कि स्टमक में फूड जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलता है तो वो थोड़े लेई की तरह पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है और इस पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसे हम लोग? काइम कहेंगे। चलिए उतार लीजिए जरा जल्दी से इतना को। अब बात करते हैं कि फूड कहां पहुंचा बेटा? फूड पहुंचा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो काइम है वो काइम कहां पहुंचा बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद हमने आपको पढ़ाया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक डक्ट ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन हेप्टोपैनक्रिएटिक डक्ट। जिस बच्चों ने नहीं जान रहे वो प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि लीवर से आता हुआ एक डक्ट था और एक पैनक्रियास से आता हुआ डक्ट था, जो बोथ आर ओपन इनटू द, ये जैसे कि आपका स्टमक है, तो इस स्टमक से जब हम आगे की तरफ यहां बढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहां पर एक डक्ट ओपन हो रहा था और इस डक्ट को क्या बोल रहे थे? कॉमन हेप्टोपैनक्रिएटिक डक्ट, जो लीवर से बाइल जूस को लेकर के आ रहा था और पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक जूस को लेकर के आ रहा था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस आएगा। इस पैनक्रिएटिक जूस में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होगा। वैसे यहां पर फैट का भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, लेकिन अभी हम लोग प्रोटीन डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम की बात कर लेते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम यहां पर होगा। क्या क्या होगा बच्चों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम? भैया बात कर लेते हैं यहां पर क्या क्या होगा। जैसे यहां पर ट्रिप्सिनोजेन होता है, ट्रिप्सिनोजेन ये एक एंजाइम है,
उसके बाद है बच्चों काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन। फिर है यहां पर प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। यहां पर है फिर प्रोइलास्टेज। याद रहेगा बच्चों, ये सारे एंजाइम जो हैं ये कैसे हैं, पैनक्रिएटिक जूस के अंदर प्रेजेंट है, और पैनक्रिएटिक जूस में ये सब के सब हेल्प करेंगे प्रोटीन डाइजेशन में। हमने फिर आपको बताया है कि जिस भी एंजाइम के लास्ट में OGN हो या फिर प्रो लगा हुआ हो वो इनएक्टिव प्रिकर्सर्स के फॉर्म में होता है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। ट्रिप्सिनोजेन को कौन एक्टिवेट करता है, याद रखिएगा, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने वाला एक स्पेशल एंजाइम होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटेरोकाइनेजेस। क्या कहते हैं, एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज क्या है बच्चों, ये एंटेरोकाइनेज है, याद रखिएगा, इंटेस्टाइनल जूस है। क्या है, इंटेस्टाइनल जूस है, ये इस पे एक्ट करता है ट्रिप्सिनोजेन पर और इसे बदल देता है ट्रिप्सिन के शकल में। बाकी एक बार जब ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया तो सभी के ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और उसे बदल देगा एक्टिवेटेड फॉर्म में। ट्रिप्सिन, यहां भी ट्रिप्सिन एक्ट करेगा। तो देखो काइमोट्रिप्सिनोजेन से क्या बन जाएगा बच्चों, काइमोट्रिप्सिनोजेन से आ जाएगा काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज से आ जाएगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। प्रो इलास्टेज पे भी ट्रिप्सिन ने काम किया और इसे बदल दिया किसके अंदर, इलास्टेज के शकल में बदल दिया। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ये चीज, नोट करिए जल्दी से जरा इतना पॉइंट्स को। अब बात करते हैं कि यहां हमारा स्टमक में फूड किसके शकल में आ गया था, पेप्टाइडेज की शकल में आ गया था। तो ये फूड अब पहुंचा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस पेप्टाइडेज के ऊपर एक्ट करेगा बच्चों ट्रिप्सिन और इसे बदल देगा किस चीजों में, ठीक है बच्चों। तो इस पेप्टाइडेज के ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और इसे बदल देगा किसके फॉर्म में, पेप्टोन की शकल में। किसके शकल में, पेप्टोन की शकल में। पेप्टोन क्या है, पेप्टोन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। पेप्टोन क्या है बच्चों, याद रखिएगा, पेप्टाइडेज के ऊपर कौन एक्ट किया, ट्रिप्सिन, और इसे बदल दिया किसके फॉर्म में, पेप्टोन की शक्ल में। सवाल यहां से पूछा जाता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच एंजाइम एक्ट ऑन प्रोटीन डाइजेशन या हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन, आप क्या जवाब दीजिएगा, ट्रिप्सिन। पूछा जाएगा आपसे इन स्टमक विच एंजाइम हेल्प इन द प्रोटीन डाइजेशन, आप क्या जवाब दीजिएगा, पेप्सिन। वहां पर यहां क्या है, ट्रिप्सिन है। चलिए, तो पेप्टोन बेसिकली क्या है, पेप्टोन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो चलिए बच्चों अमाइनो एसिड का एक चेन बना देते हैं। अच्छा, इस अमाइनो एसिड का चेन में बॉन्ड बना हुआ है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म ही अमाइनो एसिड है। चलिए हमने एक चेन बना दिया। इस चेन में एक तरफ NH2 यानी कि अमोनिया ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर, तो यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप जरूर पढ़ा होगा। और दूसरी तरफ होता है बेटा COOH। इफ यू रिमेंबर
केमिस्ट्री कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए यूज करते हैं और इसके लिए सफिक्स अपर्फिक्स ओइक एसिड यूज करते हैं। याद आ रहा है केमिस्ट्री में? चलिए भैया, हमें क्या करना है, ये जो बॉन्ड है इसके बीच में, इस बॉन्ड को तोड़ करके हटा देना, यानी प्लेन चेन में से, जैसे मोती का माला है एक, उसमें से वो पूरा मोती का माला पेप्टोन है, उसमें से एक मोती निकाल देंगे तो वो अमाइनो एसिड होगा और वही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होगा। तो चलिए भाई, तोड़ने के लिए यहां पर क्या चाहिए अपने को? एंजाइम चाहिए। तो जिधर से अमोनिया जुड़ा हुआ है उधर से वर्क करता है अमीनो पेप्टाइडेज, और जिधर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है उधर से जुड़ता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्ट करता है। याद रहेगा? चलिए भाई, तो यहां से अमीनो पेप्टाइडेज ने इस पे एक्ट किया और इसके बॉन्ड को तोड़ करके एक अमीनो एसिड को अलग कर दिया। यहां से ये काम किया, एक तरफ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से तोड़ करके अलग कर दिया, तो एक अमीनो एसिड इधर टूटा, एक अमीनो एसिड इधर टूटा। ऐसे ही तोड़ते तोड़ते लास्ट में, अब देखिए, एक इधर टूटेगा एक इधर टूटेगा, लास्ट में कितना बच रहा है? या तो 3 बचेगा। इमेजिन कीजिए कि यहां पर मैं एक डॉटेड स्ट्रक्चर से एक और अमीनो एसिड को जोड़ देता हूं फॉर एग्जांपल, तो एक इधर टूटता, एक इधर टूटता, एक फिर इधर टूटता, एक इधर टूटता, एक इधर टूटता, एक इधर टूटता, तो लास्ट में हमेशा ऑलवेज या तो 2 अमीनो एसिड का चेन बचेगा, 2 मोती एक साथ जुड़े होंगे, या 3 जुड़े हुए होंगे। तो यदि बच्चों याद रखिएगा, अगर 3 अमीनो एसिड का बॉन्ड एक साथ है जुड़ा हुआ, तो उसके ऊपर करेगा काम ट्राइपेप्टाइडेज। ट्राइपेप्टाइडेज एक्ट करेगा और तीनों को अमीनो एसिड को तोड़ करके इसके बॉन्ड को खत्म कर देगा, सिंपल अमीनो एसिड के शक्ल में ले आएगा। और या दूसरा 2 अमीनो एसिड का चेन अगर बच रहा है बच्चों उसके ऊपर, तो उसके ऊपर एक्ट करेगा डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज एक्ट करेगा और इसे तोड़ करके दोनों अमीनो एसिड के बॉन्ड को खत्म कर देगा। तो यानी ये सिंपल फॉर्म में आ गया, क्या बेटा? अमाइनो एसिड के शक्ल में आ गया, और हमें यही तो लाना था। तो प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ? अमाइनो एसिड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप वाइज हमने देखा है कि कहां पर कैसे होता है। एनसीईआरटी में बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड करके दे रखा है, हमने एक एक लाइन आपको तोड़ तोड़ करके बता दी कि कहां पर क्या हो रहा है। सो आपसे सवाल यहां पर क्या क्या पूछ लेगा भैया? एंट्रेंस बेसिस पर सबसे पहला पूछता है प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहां से होगा? आप क्या जवाब देंगे? स्टमक। स्टमक में क्या होता है, किसकी वजह से होता है? इन अ स्टमक विच एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? आप जवाब देंगे पेप्सिन। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है? आप जवाब देंगे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेजेस। पेप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय HCl, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो प्रोटीन इज कॉल्ड एज, क्या जवाब देंगे आप? अमाइनो एसिड। क्लियर बच्चों? समझ में आ गई बातें? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन खत्म हो गया, हेडिंग डालिएगा बच्चों, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, हमने फूड को इंगल्फ किया माउथ में, तो क्या माउथ में होगा डाइजेशन? योर आंसर इज यस। नोट करके यहां पे लिखने वाली बात क्या है बच्चों? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट is starting from, कहां से बच्चों? माउथ से। याद रहेगा ये बात? बहुत अच्छे। सिंपल डाइजेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम, योर आंसर इज माउथ।
या डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। माउथ में ऐसा क्या होता है जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? देखो बच्चों, माउथ में अगर हम बात करें तो माउथ में एक ग्लैंड पाया जाता है एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज सलेवरी ग्लैंड। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग? सलेवरी ग्लैंड कहते हैं। सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा का सेक्रेशन होता है। किस चीजों का सेक्रेशन होता है? सलाइवा का। और इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज सलेवरी अमाइलेज, या इसी का दूसरा नाम एक और था, हमने पढ़ा था टाइलिन। सलेवरी अमाइलेज, और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों इसे? टाइलिन लिख सकते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? बोलिए, क्या कहा मैंने? माउथ में ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड, जिससे सलाइवा सेक्रेट हो रहा है, उसमें अंदर एक एंजाइम है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज सलेवरी अमाइलेज। तो बेसिकली जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम लोग स्टार्च कहेंगे। अच्छा, एक बात और समझ लो यहां पर, तुम लोग यहां पर समझना क्या है, कार्बोहाइड्रेट ना बेटा 3-4 शकल में याद रखना। कार्बोहाइड्रेट जो होगा ना, अगर बच्चों वो एनिमल सेल से मिल रहा है, किससे मिल रहा है? एनिमल सेल में। जैसे आप मीट खा रहे हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होगा। तो एनिमल सेल जो अपना कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है ना, वो करता है ग्लाइकोजन की शक्ल में। किसकी शक्ल में? ग्लाइकोजन की शक्ल में। प्लांट सेल, जो प्लांट प्रोडक्ट आप लेंगे, उस प्लांट सेल जो अपना कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा, वो करेगा स्टार्च के फॉर्म में। किसकी शक्ल में? स्टार्च की शक्ल में। अच्छा भाई, अगर आप कुछ स्वीट प्रोडक्ट खा रहे हैं, स्वीट प्रोडक्ट में जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो कहलाएगा बेटा क्या? सुक्रोज। अच्छा बच्चों, अगर आपने मिल्क प्रोडक्ट लिया है, दूध वाला प्रोडक्ट लिया है, तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसको कहेंगे गैलेक्टोज। आई बात समझ में? क्या कहा मैंने? 4 तरीके का, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सुक्रोज और गैलेक्टोज। क्लियर? उतारिए इसको जरा सा। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहले यहां हम आते हैं माउथ के अंदर स्टार्च के ऊपर। स्टार्च के ऊपर क्या एक्ट करेगा बच्चों? सलेवरी अमाइलेज एक्ट करेगा। सलेवरी अमाइलेज एक्ट करेगा और इसे बदल देगा किसके फॉर्म में? माल्टोज के शक्ल में। माल्टोज क्या है? माल्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का यानी स्टार्च से थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड के फॉर्म में आया है। अभी इसे लाना होगा हमें किसके शक्ल में? मोनोसेकेराइड के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? चलिए बच्चों, अब माल्टोज ऐसे ही रहेगा। माल्टोज ईसोफेगस से होता हुआ, यानी फूड अब ईसोफेगस में पहुंचेगा, ईसोफेगस में पहुंचेगा। क्या ईसोफेगस में डाइजेशन होगा? देखो बेटा, वैसे तो नॉर्मली ईसोफेगस में किसी चीज का कोई डाइजेशन नहीं होता है, बट यहां पर ना ही कोई ऐसा एंजाइम है जो इस पे एक्ट करे फूड पे कि डाइजेशन को रोक दे कार्बोहाइड्रेट का जो हो रहा है, या उसे और बढ़ा दे। तो यानी यहां पर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। याद रखिएगा इस बात को। अब फूड वहां से कहां पहुंचेगा बेटा? ईसोफेगस से स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक में आने के बाद फूड यानी जो माल्टोज था उसके ऊपर HCl काम करेगा और उसके एक्टिवेट को यानी सलेवरी अमाइलेज को डीनेचर्ड कर देगा। नहीं समझे बातों को? सलेवरी अमाइलेज को क्या कर देगा? डीनेचर्ड कर देगा। हाईली एसिड है, 1.8 है, तो सलाइवा
का जो सैलिवरी अमाइलेज है वो धीरे धीरे स्टमक में क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। लेकिन यहां पर याद रखने वाली बात यह, अब तक लगभग 60% कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई, अब याद रखिएगा कि हमने देखा कहां पर बेटा, प्रीवियस स्लाइड देखते हैं तो हमने देखा एनिमल में जो स्टोर हो रहा है वो ग्लाइकोजन के शक्ल में हो रहा है, प्लांट सेल में हो रहा है स्टार्च की शक्ल में, स्वीट्स प्रोडक्ट में जो है उसे सुक्रोज कहेंगे, मिल्क में जो है उसे लैक्टोज कहेंगे। अरे सॉरी, लैक्टोज तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, क्या कहेंगे इसको, लैक्टोज कहते हैं बेटा। तो मिल्क प्रोडक्ट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा उसे क्या कहेंगे, लैक्टोज कहेंगे। चलिए तो बात करते हैं यहां पर कि कैसे डाइजेशन होगा बाकी चीजों का। तो जो फूड स्टमक के बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। अच्छा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्टार्च माउथ से डाइजेशन होना शुरू हुआ था वो किसकी शक्ल में था, माल्टोज की शक्ल में। तो उस माल्टोज के ऊपर याद रखिएगा क्या काम करेगा, माल्टेज, ये पैनक्रिएटिक जूस है और इसे बदल देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के शक्ल में, या कहीं कहीं पर लिखा रहता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज भी। चलिए बच्चों, तो यहां पर हो गया। अब दूसरा, आपने क्या लिया था, मिल्क प्रोडक्ट खाया, मान लीजिए कि दूध पिया है, तो दूध के अंदर जो, या दही, लस्सी पिया है, दही खाया है, उसके अंदर क्या है, लैक्टोज है। तो उस लैक्टोज के ऊपर काम करेगा लैक्टेज और इसे बदल देगा ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज के शक्ल में। तीसरा प्रोडक्ट आपने फॉर एग्जांपल स्वीट वाला खाया था, क्या था वो, स्वीट वाला प्रोडक्ट यहां आपने खाया था ना, ये देखिए स्वीट वाले प्रोडक्ट के अंदर सुक्रोज था, तो इस सुक्रोज के ऊपर एक्ट करेगा सुक्रेज और इसे बदल देगा फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में। आई बात समझ में? तो यानी ये तीनों के तीनों सिंपलेस्ट शक्ल में आ गए। किसकी शक्ल में आ गए बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। तो आपसे सिंपल सवाल ये पूछा जाएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है। कहीं कहीं पे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ये स्टेप वाइज है। तो अगर सिंपल आपसे सवाल पूछा जाए कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आप क्या जवाब देंगे, ग्लूकोज जवाब देंगे। अगर आपसे क्लियरिफाई करके पूछे कि लैक्टोज जब टूटेगा तो क्या बनेगा, तो ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज बनेगा। सुक्रोज जब टूट के बनेगा तो क्या बनेगा, फ्रक्टोज प्लस क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? होपफुली आप सब लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। फैट का भी डाइजेशन देख लिया, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन देख लिया और प्रोटीन का भी डाइजेशन देख लिया। बच्चों स्टेप वाइज हम पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने यहां तक देख लिया। यहां पर आज आपका ये लेक्चर होता है कंप्लीट, ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ये टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा यानी कि न्यूट्रिशन पूरा का पूरा खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, स्पेशली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है काफी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जितना जल्दी से होता है उतना जल्दी कोशिश करेंगे हम ये चैप्टर को कंप्लीट करने का, पूरा लाइफ प्रोसेस। फिर उधर आगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन भी बचा हुआ है हमारा, तो अच्छा खासा पोर्शन हमारा बचा हुआ है। खींचते हैं जल्दी जल्दी, आप लोग भी जितना हो सके एकदम चैप्टर वाइज फौरन कंप्लीट करते जाइए। मैं वीडियो के कंटिन्यूटी को थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूं, जल्दी जल्दी डालूंगा वीडियो, ठीक है। तो यहां तक में अगर कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो आपका, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और एक और बात आप लोगों को बता दूं कि वैसे तो प्रीवियस वीडियो में हमने डाला ही था, 10th रेगुलर प्लस 11th एंट्रेंस,
क्योंकि जो बच्चे 10th में हैं इस बार, वो ऑब्वियसली सी बात है 11th एंट्रेंस देना चाह रहे हैं और देंगे ही। तो ऐसे बच्चे, चूंकि 11th एंट्रेंस का डेट भी आ चुका है, मैंने बात किया था 11th एंट्रेंस के डेट के लिए, तो एमयू का जो वेबसाइट पे डला हुआ है controller.com पे आप देखेंगे, वो 27 अप्रैल 2025 का डेट है। टाइम आप लोगों के पास ज्यादा है नहीं, तो इस दरमियान हम लोगों को करना क्या है, अभी हम लोग एक 14 तारीख से 14th ऑफ जैन से हम लोग एक नया फ्रेश बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग 10th रेगुलर को देखेंगे बच्चों, यानी 10th रेगुलर वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद 9th वाला बोर्ड के बाद, ये 10th रेगुलर कब तक चलेगा आपका, बोर्ड तक चलेगा। उसके बाद फिर 9th रेगुलर को करेंगे, यानी ये बैच पूरा का पूरा कॉम्बो पैकेज होगा 10th रेगुलर प्लस 11th एंट्रेंस के लिए। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और ज्वाइन कीजिए इस बैच को, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। ठीक है, मिलते हैं इस बैच में। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे चाहते हैं 11th एंट्रेंस की तैयारी करना वो कर सके, जुड़ सके हमसे, और एमयू के अंदर एक अच्छे रैंक के साथ अपना सीट को सिक्योर कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।